औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। ये आपकी बुक पेज नंबर 35 और 36 पे है। डिफॉर्मिटीज़ यानी डिफॉर्म होना, डी शेप होना, बदशक्ल होना, यानी खराबियाँ हैं ये ह्यूमन स्केलेटन की। नॉर्मली ह्यूमन स्केलेटन सपोर्ट करता है अपराइट बॉडी को सीधा रखता है, लेकिन बाद दफ़ा स्केलेटन सिस्टम में कमज़ोरी आ जाती है और ये डिफॉर्मिटीज़ काज करता है, बदशक्ल हो जाती है, यानी शक्ल बिगड़ जाती है स्केलेटन की। इसमें कुछ काजेज़ हैं जो वेरिएबल्स हैं, मतलब जेनेटिक काजेज़ हैं, जीन्स में, हार्मोन्स में काजेज़ हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या फिर न्यूट्रिशन यानी खुराक में कमी बेशी की वजह से, रिकेट्स हैं, डिस्क स्लिप है और स्पॉन्डाइलिसिस है। स्पॉन्डाइलिसिस ये यहाँ तक। तो जेनेटिक काजेज़ यानी जीन में, तो क्लेफ्ट पैलेट यानी पैलेट जो है तालू, मुंह के अंदर ऊपर वाली जो छत है इसको तालू कहते हैं। इसमें पैलेटाइन प्रोसेसेस, एक्चुअली ये दो बोन्स हैं जो आपस में जुड़ती हैं, लेकिन इनमें आपस में जोड़ मुकम्मल नहीं होता। ये प्रोसेसेस जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये आपस में इसको नहीं जोड़ पाती, तो ये क्लेफ्ट पैलेट बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि नाक वाली नज़ल कैविटी ऊपर और मुंह की ओरल कैविटी, ये दोनों में जो है वो ओपन रह जाती हैं। और छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो सकिंग इफेक्ट जब होता है तो ये नाक के रास्ते उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, तो इनहेलेशन ऑफ फूड हो जाती है इनटू द लंग्स, फेफड़ों में चले जाएगा। इसको कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया अलग से भी पूछ लेते हैं। फिर माइक्रोस्फेली यानी माइक्रो मीन स्मॉल, स्फेली मीन स्कल। तो माइक्रोस्फेली भी ये जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें हेड साइज छोटा रह जाता है। तो बच्चों का हेड साइज जो हमें यहाँ पे हम नॉर्मली कहते हैं डोले शाही की चुई, ये बाज़ दफ़ा मांगने के लिए भी आते हैं बाज़ारों में, तो इनके सर छोटे होते हैं। इस डिफॉर्मिटी को माइक्रोस्फेली कहते हैं। तो स्मॉल साइज स्कल इज काज्ड बाय सम जेनेटिक इफेक्ट्स, या जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो गया। आर्थराइटिस, और 100 डिफरेंट टाइप्स हैं इसमें, इन्फ्लेमेटरी या डिजेनरेटिव, यानी जॉइंट्स जो हैं या तो सूज जाएंगे या घिस जाएंगे उनमें जोड़ में, डिजीज दैट डैमेज द जॉइंट्स। तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। ऑस्टियो मतलब बोन्स का, इज द मोस्ट कॉमन। क्रॉनिक अर्थराइटिस है, आमतौर पे पाया जाता है। और डिजेनरेटिव है जहाँ पे जॉइंट्स जो हैं घिस जाते हैं, इनके ऊपर जो कार्टिलेज कवरिंग होती है घिस जाती है, और ये भी जेनेटिक डिफेक्ट है। तो इसमें भी अगर देखें तो मुख्तलिफ गंटिया वगैरह जिसको बोल देते हैं, ये अर्थराइटिस की मुख्तलिफ शक्लें हैं इस तरह से। तो ये हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जॉइंट्स ख़ास तौर पे ये वीक हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हार्मोनल कॉजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियां पोरस हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ये भी ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। तो रीजॉर्प्शन यानी रीअब्जॉर्प्शन, बोन्स के अंदर जो मिनरल्स स्टोर होते हैं वो एक बैलेंस कायम रखते हैं ब्लड और बोन्स के अंदर, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन जो है ये मैच नहीं करती बोन डिपॉजिट्स। बोन में जो डिपोजिशन है वो कम हो रही होती है, मिनरल्स की डिपॉजिट कम हो रहा होता है और वहाँ से ब्लड में ज़्यादा जा रहा होता है, तो इसलिए बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इन दिस केस बोन्स मास इज़ रिड्यूस, यानी उसका वज़न कम हो जाएगा और केमिकल कंपोजिशन तो वही रहेगी। फ़र्क क्या आ गया, तो उसमें मिनरल्स जो हैं उनकी कमी हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो एज्ड वोमेन्स यानी बूढ़ी औरतों में खास तौर पर होता है, रिलीज ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन हार्मोन जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को औरतों में, तो एज के साथ इसकी जो रिलीज है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और ये प्रेगनेंसी मेंटेन के साथ साथ ये मिनरल डेपोजिशन इन बोन्स औरतों में ये भी मेंटेन करता है, मिनरल्स को, मादनियात को ये बोन्स में डिपॉजिट करता है। जब ये नहीं होगा तो औरतों में मिनरल्स डेपोजिशन इन बोन्स ये भी नहीं होती, तो इसलिए ये वीक हो जाती हैं। अदर फैक्टर्स में आ जाता है
तो इनसफिशिएंट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज की कमी होना, पुअर डाइट होना, खुराक में कमी होना या खुराक के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो पूरी ना होना, जैसे कैल्शियम प्रोटीन की कमी होना, स्मोकिंग। तो अब एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी की जाती है वोमेन में, ERT ये अलग से पूछ लेते हैं, माइक्रोस्पेली भी अलग से पूछते हैं, ये भी एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये ट्रीटमेंट है इसकी, ये प्रोटेक्ट करती है एस्ट्रोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर, यानी अब बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं तो फ्रैक्चर यानी इनके टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है, लेकिन इस थेरेपी से इनके टूटने का ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। फिर इसमें आ जाता है न्यूट्रिशनल काजेज यानी खुराक में कमी, तो ऑस्टियोमलेशिया, नरम बोन यानी सॉफ्ट बोन्स, इसमें डिसऑर्डर्स बहुत सारे, यानी ये भी एक पूरा ग्रुप है। तो बोन जो है इनएडिक्वेट मिनरल रिसीव तो करती है लेकिन मुकम्मल या जिस रेशो में होने चाहिए उसमें ये रिसीव नहीं करती। तो डिजीज में क्या होता है कि कैल्शियम साल्ट्स नो डिपॉजिटेड, ये कैल्शियम साल्ट जो है डिपॉजिट नहीं होते और सॉफ्ट जो है यानी बोन सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। तो वेट बेरिंग बोन्स ऑफ लेग्स एंड पेल्विक बेंड एंड डिफॉर्म, यानी टांगें कमज़ोर हो गई उनकी हड्डियाँ, और फिर कूल्हे की हड्डी जो है वो भी नरम हो जाती है और इसकी शक्ल बदल जाती है। तो ये डिफॉर्मिटीज़ यानी ये टांगों की हड्डियाँ बदशक्ल हो जाती हैं। तो इसमें जैसे ये बच्चे की टांगें डिफॉर्म हो गई वज़न की वजह से, क्योंकि हड्डियाँ नरम है इसलिए मुड़ गई, बो शेप इसको बोलते हैं, बो शेप हो जाती हैं। कूल्हे की हड्डी नरम हो जाएगी, ये डी शेप हो जाएगी, तो ये इनकी खराबी हो जाती है। तो वेट बेरिंग बोन्स खास तौर पर लेग्स एंड पेल्विक। तो मेन सिम्टम जो है वो पेन है इनमें, व्हेन वेट इज पुट ऑन अफेक्टेड बोन, तो हड्डी नरम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, वज़न डालने पे उसमें पेन होती है। फिर नेक्स्ट है रिकेट्स इज अनदर डिजीज, ये भी बच्चों की है। बोर्ड लेग्स यानी इसे न्यूट्रिशनल काजेज में ही आता है, लेग बो शेप्ड हो जाएंगी, यानी कमान की तरह, जैसे तीर कमान में कमान होती है उस तरह से। डिफॉर्म पेल्विस यानी कूल्हे की हड्डी बदल जाएगी, डिफॉर्म बदशक्ल हो जाएगी। ये भी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट यानी खुराक में कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट होने में, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में और बोन्स में डिपॉजिट होने में हेल्प करता है। अगर कैल्शियम मौजूद भी है और तो विटामिन डी नहीं है तो भी कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगी। इट इज़ ट्रीटेड बाई विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, यानी अगर कैल्शियम मौजूद है विटामिन डी की कमी की वजह से है तो विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क दिया जा सकता है, यानी ऐसा दूध जिसमें विटामिन डी इनकॉर्पोरेटेड होता है। या फिर विटामिन डी सनलाइट में भी बनता है, सूरज की रोशनी में भी अगर बच्चे को एक्सपोज किया जाए, धूप में इसको बैठाया जाए तो तब भी विटामिन डी बनता है। डिस्क स्लिप, तो ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज अ कुशन। अगर हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखें मतलब कुल यानी मोरे की हड्डियां, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्रल कॉलम में, इमेजेस तो यहाँ पे ये वाज़ेह किया हुआ है। तो ये एक मोरे की हड्डी है, दूसरी इनके बीच वाली जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। इसमें दरमियान में न्यूक्लियस पल्पोसा होता है, ये एनुलस फाइब्रोसिस, ये टफ होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये बोन को पकड़ के रखता है, दो हड्डियों को दरमियान से पकड़ के रखता है, स्लिप नहीं होने देता। दरमियान में एक रबड़ की तरह का बाल होता है, न्यूक्लियस पल्पोसा, फ्लूइड फील्ड जो लचक पैदा करता है जब हम मूव करते हैं, तो ये आसानी पैदा करता है हरकत में। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक कुशन की तरह, एक तकिए की तरह काम करती है, यानी लाइक पैड कंपोज्ड ऑफ ए इनर सेमी फ्लूइड न्यूक्लियस पल्पोसस
दरमियान में न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये, और साइडों पे एनुलस फाइब्रोसिस है। तो ये रबर बॉल की तरह काम करता है। न्यूक्लियस पल्पोसिस गिव डिस्क इट्स इलास्टिसिटी यानी लचक पैदा करता है, और कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव को बर्दाश्त करता है, वजन को बर्दाश्त करता है, और स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग है ये, फाइब्रोकार्टिलेज है, एनुलस फाइब्रोसिस यानी इर्द गिर्द एनुलस फाइब्रोसिस हो गया। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई। तो एनुलस फाइब्रोसिस होल्ड्स टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्रे, ये दोनों वर्टिब्रे को पकड़ के भी रखता है। अब डिस्क शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है, झटके को बर्दाश्त करती है, वॉकिंग के दौरान, जंपिंग के दौरान, रनिंग, और टू लेसर एक्सटेंट बेंड लेटरली, साइडों पे कुछ हद तक ये बेंड भी करने की सलाहियत रखती है। तो स्वीयर और सडन फिजिकल ट्रॉमा, अचानक और शदीद किस्म का अगर जिस्मानी चोट लगती है रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन्स में, जैसे बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे को झुकते हुए आप एकदम हैवी वजन उठाने की कोशिश करते हैं या उठाते हैं, तो ये हर्निएशन यानी डिस्क स्लिप जिसको कहते हैं, या हर्निएशन उसको दूसरा नाम देते हैं। एक या एक से ज़्यादा डिस्क स्लिप कर जाती हैं, अपनी जगह से हट जाती हैं। तो हर्निएटेड डिस्क कॉमनली नॉन स्लिप डिस्क, इसको स्लिप डिस्क कहते हैं। तो ये इन्वॉल्व रप्चर, जब ये स्लिप करेगी तो बीच में से रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है, जैसे ये डिस्क अपनी जगह से स्लिप करेगी तो स्पाइनल कॉर्ड में और उससे निकलने वाली जो नर्व्स हैं उन पे दबाव का बाइस बनती है। जैसे दबाव डालेगी उन नर्व्स के ऊपर तो ये पेनफुल होता है, यानी ये नर्व्स वगैरह, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, और ये जैसे अपनी जगह से हटेगी तो स्पाइनल नर्व्स या रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड पे ये प्रेशर डालती है। तो ये सिग्नल भेजते हैं दिमाग को, और पेन फील होती है और सीवियर किस्म की। रप्चर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस फॉलोड बाय प्रोट्रूजन यानी धंस जाना ऑफ द स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस, दरमियान वाला न्यूक्लियस दब जाएगा। इफ प्रोट्रूजन प्रेसेस ऑन स्पाइनल कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड पे असर डालेगी, दबाव डालेगी, और ऑन स्पाइनल नर्व्स एक्साइटिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये दबाव स्लिप करेगी तो ये न्यूक्लियस पल्पोसिस रप्चर हो सकता है, ये फट सकती है एनुलस फाइब्रोसिस, और ये इसके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव डाल सकती है और स्पाइनल नर्व्स के ऊपर। तो इस तरह से ये पेनफुल होता है, सीवियर पेन, इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज नर्वस सिस्टम, यानी ये नर्व्स को डैमेज भी कर सकती है। तो डिस्क स्लिप की ट्रीटमेंट जो है बेड रेस्ट है, ट्रैक्शन मतलब फिजिशियन इसको दोबारा अपनी जगह पे लाने की कोशिश करता है अपने हाथों के इस्तेमाल से, रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर डाल के, दबाव डाल के, आराम के साथ इसको वापस जगह पे लाने की कोशिश करते हैं, इसको ट्रैक्शन कहते हैं, या खींच के किसी और तरीके से। और दूसरा पेन किलर्स है, क्योंकि शदीद पेन होती है इसलिए पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। इफ दिस फेल्स, अगर ये नाकाम हो जाते हैं तो फिर रिमूव किया जाता है, इसको सर्जिकली ऑपरेशन करके रिमूव किया जाता है। बट इट इज़ नॉट ये रिकमेंडेड, यानी ये इतना रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है। स्पॉन्डाइलोसिस, तो ये डिजीज इमोबिलिटी है, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, यानी रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स जो हैं आपस में फ्यूज कर जाते हैं, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम हो जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, और कमर को झुकाना, साइडों पे मूव करना ये मुश्किल हो जाता है, इसको स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। तो ये यहाँ तक हो गए डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। फिर आगे इसमें सियाटिका आर्थराइटिस है, तो इट इज पहले मेरा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।